नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने तबादलों पर से बैन हटा दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। किन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे और कौन से ऐसे कर्मचारी है जिनके तबादले जो है वो नहीं हो सकेंगे, वो आपको बताएंगे। और वो भी बताएंगे कि जो विशेष तबादले जो सीएम के थ्रू होंगे, उन तबादलों की जो जानकारी है वो भी हम आपको देंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो पंचायत चुनाव को लेकर के है। राज्य सरकार पंचायत चुनाव कब करवा सकती है वो आपको बताएंगे। सीएम ने एक बार फिर से कैबिनेट बैठक बुला ली है और इस बैठक में क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा आपको वो बताएंगे। आज कई महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो सीएम सुक्खू ने की है। शिमला में थे सीएम आज, और इन बैठकों में क्या निकला है आपको वो बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, मौसम की जानकारी भी आपको देंगे। और इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह और मंत्री जगत सिंह नेगी आमने सामने क्यों हैं, और विक्रमादित्य के बाद से क्यों जगत सिंह नेगी सहमत नहीं है, आपको वो भी हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में तैनात यूपी और बिहार के अफसरों को लेकर एक बार फिर से सियासी जो बयानबाजी है उससे माहौल गर्मा गया है। पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और अब लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, युवा मंत्री, उन्होंने ऐसे अफसरशाही पर निशाना साधा है जो यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए डिप्टी सीएम के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें मुकेश ने हिमाचल और गैर हिमाचली का जिक्र किए बगैर अफसरों से रात के अंधेरे में निपटने की चेतावनी दी थी। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बीते कल लिखा था कि हम डिप्टी सीएम जो हिमाचल के डिप्टी सीएम हैं उनके मंडी का जो उन्होंने भाषण दिया था, जो उनका अभिभाषण वहां पर हुआ था, उससे सहमत हैं। ये विक्रमादित्य सिंह ने कहा है। कुछ यूपी बिहार के आला आईएएस और जो आईपीएस अधिकारी है वो हिमाचल में हिमाचलित की जो धज्जियां हैं वो उड़ा रहे हैं, ये आरोप लगाया है विक्रमादित्य सिंह ने। इन अफसरों को हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है, नहीं तो हिमाचल के जो हित है वो निपट जाएंगे। ये जो है वो खुद मंत्री जो सरकार में है वो कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा है। हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूर्णतः सम्मान करते हैं, पर उन्हें हिमाचली अधिकारों से सीख, जो हिमाचल के जो अधिकारी है और जो हिमाचल के अधिकार हैं उसको बचाना होगा, उनके लिए लड़ना होगा। जो हिमाचलित है उसकी बात करनी होगी। हिमाचल के हित के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चेतावनी दी है विक्रमादित्य सिंह ने। जब तक हिमाचल में हो, हिमाचल के लोगों की सेवा करो, शासक बनने की गलती ना करो। यानी शासक नहीं बनना है, शासक हम हैं, हिमाचल के लोग हैं, आपने जो है वो अच्छे तरीके से कार्य करना है। इस मसले पर विक्रमादित्य सिंह ने आज बीते कल उन्होंने सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, लेकिन आज शिमला में सेक्रेटरीट में मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है और पूरे मामले पर जो स्थिति है वो स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के जो लोगों के हित हैं वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है और उससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां केंद्र और राज्य सरकारें और जो अधिकारी हैं वो अपना अपना दायित्व निभाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में सेवा करने के लिए आने वाले आईएएस, जो आईपीएस अधिकारी है, आईएफएस अधिकारी है, उनका स्वागत है, लेकिन हमें प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखना है। मंडी में डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए बयान से विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो सहमत हैं और हिमाचल के हितों को हितों की जो रक्षा करना है वो उनका दायित्व है। बाहर से आए अधिकारियों को यह समझना होगा कि हिमाचल में वो रहें, प्रदेश के लोगों की सेवा करें, लेकिन यहां पर शासक बनने का प्रयास न करें। ये दो टूक शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा कि इस बात को वह उचित मंच पर भी उठाएंगे, रखेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी बातें सामने ना आए। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उनकी जो ये चीजें हैं वो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, किसी भी अधिकारी से। यह मामला हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित का है। और उधर डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री के बयानों के बाद आज जो गैर हिमाचली जो अफसर्स हैं उनके समर्थन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आ गए। अब देखिए विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा। डिप्टी सीएम ने तो चले पहले कह दिया जब वहां पर रैली थी मंडी में, और उसके बाद विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि हम सहमत हैं, उन्होंने अपना बयान भी दे दिया। लेकिन जगत सिंह नेगी मंत्री है, राजस्व मंत्री है प्रदेश में, वरिष्ठ मंत्री है, तो इन्होंने अपना बयान दिया है। नेगी ने कहा कि वह विक्रमादित्य सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बाहर के प्रदेशों के बहुत सारे अफसर अच्छा काम भी कर रहे हैं,
गुण दोष दोनों तरफ होता है। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जो भी आपने बयान दिया स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। जनरल स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, इससे जो अच्छा काम भी कर रहे होते हैं वो भी हतोत्साहित होते हैं। तो ये बयान जगत सिंह नेगी ने दिया है। उधर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर दिए गए पोस्ट पर जो है वो अपना आज बयान दिया, और उन्होंने डिप्टी सीएम के संदर्भ में जो उन्होंने बात कही थी उस पर भी उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि डिप्टी सीएम ने भी इस पर यह कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा है मैंने बयान नहीं सुना है, कई बयान सुनने के बाद और पढ़ने के बाद ही जो है उस पर सही जो टिप्पणी है वो करनी चाहिए, उन्होंने कहा है। लेकिन कुल मिला के देखें, सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी, वो हिमाचल की बात नहीं कर रहे हैं, अपने हितों को साध रहे हैं, मैं उचित मंच पर आवाज उठाऊंगा। लेकिन वहीं पर जो जगत सिंह नेगी हैं उन्होंने भी आज मीडिया से बातचीत की है। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि एक मंत्री आपके ये कह रहे हैं, युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह है, तो उस पर रिप्लाई देते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर उन्होंने कहा है तो वो स्पेसिफिक कहना चाहिए कि कौन अधिकारी है। सबको कहना तर्कसंगत नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस बात से, और इससे जो और अधिकारी होते हैं जो अच्छा काम भी कर रहे होते हैं वो भी हतोत्साहित होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि अपने ही जो मंत्री हैं वो एक दूसरे पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है, उन्होंने पहले कहा फिर उसके बाद मंत्री ने कहा, तो ये चीजें सामने आई है। तो ये एक दो बयान थे जो आज सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। यह साल की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। यह मीटिंग प्रदेश सचिवालय स्थित शिखर सम्मेलन हॉल में सुबह 11 बजे होगी, और कैबिनेट में विभिन्न जो विभागों से जुड़े मसले हैं, मुद्दे हैं, वो लाए जाएंगे। खास तौर पर जो सबसे बड़ा एजेंडा इस मीटिंग में होगा वो होगा पंचायत चुनाव को लेकर के। पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार क्या आगे करेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएगी या फिर चुनाव करवाएगी, इस पर फैसला लेगी उस दिन सरकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दे रखे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ समन्वय बनाकर पंचायत चुनाव अप्रैल में कराए जाएं, यह हाईकोर्ट ने कहा है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेशों पर सीएम सुक्खू ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि कोर्ट से आर्बिट्री फैसले हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे, इसके बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर पर होगी वो हम आगे करेंगे। उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट का क्या मायने रह जाएंगे अगर इस प्रकार के फैसले आएंगे। उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट की व्याख्या क्या है ये हाईकोर्ट से पूछेंगे, इस पर कैबिनेट में चर्चा के बाद सरकार जो है वो अंतिम फैसला लेगी। तो ये कैबिनेट बैठक 19 को बुला ली है। सूचना है जो हमारे पास जानकारी है कि अगर, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, जो कानूनी राय पूछी जाएगी क्या इसमें जो है वो जब कैबिनेट मीटिंग होगी तो कानूनी जो राय है वो सीएम लेंगे, उसमें जो मंत्री है उनके सामने वो रखी जाएगी सारी चीजें। लेकिन उसके बाद क्या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है या फिर दूसरा चुनाव करवाने हैं। लेकिन जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि सरकार अप्रैल माह में जो पंचायत चुनाव है वो करवा सकती है। इसी तरह कैबिनेट में जो विभिन्न विभागों के एजेंडे हैं वो आएंगे, लेकिन अभी समय है, तो ऐसे में कल के बाद जो एजेंडा है वो आने शुरू हो जाएंगे। संभावना है कि कई विभागों में जो भर्तियों का एजेंडा है वो आएगा। और जो बजट भाषण में सीएम ने पीछे जो है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, कुछ घोषणाएं जो बच गई है, हालांकि कुछ पूरी भी कर ली गई है, जो कुछ बच गई है उसका जो एजेंडा है वो कैबिनेट बैठक में जाएगा। तो कैबिनेट में क्या बड़े एजेंडे जा रहे हैं आपको हमने बता दिया है, और इसमें जो बड़ी चीजें थी वो हमने बता दी आपको। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश का इस वक्त। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो अनुबंध पर हैं, बार बार हिमाचल दस्तक के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि सर आवाज़ उठाइए हमारी, हम भी आवाज़ बन रहे हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचे और सरकार इनकी मांगों को सुने। अब देखिए इन्होंने एक बार फिर से मांग की कि साल में जो कर्मचारी है, अनुबंध कर्मचारी जिनका 2 साल का जो टेन्योर है वो पूरा हो गया है, तो उनको साल में कर्मचारियों को जिस प्रकार से पहले 2 बार नियमित किया जाता था उसी प्रकार से किया जाए। अनुबंध कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू से आज यह मांग की है, और कर्मचारियों ने अलग अलग मंत्रियों और कांग्रेस एमएलए से मिलकर उनके माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजने का जो है निर्णय लिया है। इसी कड़ी में आज कुछ जो कर्मचारी है वो विधायक जो किशोरी लाल हैं बैजनाथ के, उनसे भी मिले हैं, और जो ज्वालामुखी के विधायक है संजय रतन, उनसे मुलाकात की है। और अनुबंध जो ये कर्मचारी है जिनका 2 साल का टेन्योर पूरा हो गया है, उनकी मांग है कि साल में 2 बार जो कर्मचारी है वो रेगुलर होने चाहिए, और जैसे पहले सितंबर और अप्रैल में 2 बार रेगुलर होते थे उसी प्रकार से जैसे अब सिर्फ एक ही बार हो रहे हैं 31 मार्च को, तो इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए। और ये भी इनका दर्द है कि हमें जो कर्मचारी जो है वो थोड़ा सा
एक महीना ही पीछे हो रहा है, मान लीजिए 1-2 महीना गया हो रहा है, 1-2 दिन भी उसके बच रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि लगभग आधे साल से अधिक समय जो है वो फिर से उनको जो है वो आगे उनका जा रहा है। यानी जो 7-8 महीने पहले रेगुलर होने चाहिए थे, तो फिर वो इसके चलते जो है वो 3 साल उनको काम करना, लगभग 3 साल के आसपास, यानी 2.5 साल से अधिक समय जो है वो उनको फिर अनुबंध पे काम करना पड़ रहा है। तो इनकी ये डिमांड है कि जो पहले वाला एक प्रोसेस था उसी को वापसी लाया जाए, ये इनकी सीएम से मांग है। और अभी ये आज भी इससे पहले चंद्र कुमार से मिले हैं और मंत्रियों से भी मिले हैं, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है अब कि वो सीएम से भी मिलेंगे, और दूसरा हर मंच पे जितने भी बड़े नेता है, कांग्रेस के मंत्री है या फिर विधायक स्थानीय, उनसे मुलाकात करके जो ये एजेंडा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है कि सर हमारे को लगभग 8 से 9 महीने पीछे जा रहे हैं, हम 8 महीने पहले रेगुलर होने थे, इसके चलते हम जो है वो 9 10 महीने जो है वो हमारे को दिक्कत हो रही है, यानी 9 10 महीने का हमें लॉस हो रहा है। ये कर्मचारियों का कहना है जी, ये इनका कहना है। अब सरकार से क्या करती है, लेकिन ये इनका कहना है कि साल में कर्मचारी जो है वो कम से कम 2 बार रेगुलर होने चाहिए, ये इनका कहना है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों से जो है वो बैन हटा दिया है। हिमाचल दस्तक ने आपको ये खबर बहुत पहले बता दी थी, इससे पहले भी हम लाइव आए थे, और ये बड़ी खबर है जी। 31 मार्च तक राज्य के क्लास सी व क्लास डी के कर्मचारियों के तबादले सरकार करेगी। यह अधिकार विभागीय मंत्रियों को दे दिया गया है, जो कि इन दोनों श्रेणियों के तबादले आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। तबादले तथा तय नियमों के अनुसार ही होंगे। ये भी आज जो नोटिफिकेशन हुई है उस अनुसार ये तय है। उसमें सरकार ने जो तबादला नीति बना रखी है उसके अनुसार ही तबादले किए जाएंगे। शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण संवर्ग को छोड़कर प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालय में कार्यरत क्लास सी और क्लास डी के जितने भी कर्मचारी हैं उनके तबादले 31 मार्च 2026 तक हो सकेंगे। सरकार के इस निर्णय के तहत संबंधित जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी विभाग हैं वो अब उसमें क्लास सी क्लास डी जो हैं कर्मचारी उनके तबादले हो सकेंगे, और इसमें जो है वो मंजूरी दे दी है। हालांकि तबादलों के दौरान वर्ष 2013 में जारी गाइडलाइन तथा उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है, और निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य रूप से किसी भी कर्मचारी का वर्तमान तैनाती स्थल पर जो भी कर्मचारी उसका न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना जरूरी है। केवल उन्हीं कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे जिन्होंने सामान्य अवधि पूरी कर ली है, जिनका 3 साल का जो टेन्योर है वो पूरा हो गया है। साथ ही प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जी, साथ ही प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी विभाग में किए जाने वाले तबादलों की संख्या संबंधित संवर्ग की कुल संख्या के 3% से अधिक ना हो। यह इसमें जिक्र किया गया है। सरकार ने यह जिम्मेदारी जितने भी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं, निगम, बोर्ड और जो विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और जितने भी और अधिकारी है उनको यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी स्थिति में 3% की जो निर्धारित सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि इस सीमा का उल्लंघन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी मानी जाएगी। 3 साल से कम अवधि वाले जो तबादले हैं उसकी फाइल सीएम को जाएगी। तो इसमें स्पष्ट खबर ये है कि जो टीचर्स हैं उनके तबादले अभी नहीं होंगे, वो तो पहले ही डिसाइड है कि जो एक शैक्षणिक सत्र होगा उसके भी जो तबादले नहीं होंगे। जितने भी डिपार्टमेंट्स है, बोर्ड है, निगम है, जितने भी है वहां पर क्लास सी, JOIT हो गए, क्लर्क हो गए और क्लास डी, PN वगैरह जितने भी हैं उन सबके तबादले हो सकेंगे। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 साल पूरा होना चाहिए टेन्योर का। जो 3 साल, जैसे मान लीजिए 3 साल के लिए एक व्यक्ति काजाम है तो काजाम उसका पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही तबादला होगा। जो जैसे मान लीजिए किसी का 1-1.5 साल है या फिर 6-7 महीने हैं, उनकी फाइलें फिर सीएम को जाएगी। वरना अगर आपका 3 साल पूरा है तो फिर आप मंत्री के पास आइए, DA नोट आपका जो भी है वो जो प्रोसेस रहता है डिपार्टमेंटली आपने अप्लाई करना है, तो वो फिर मंत्री के उससे ही तबादले हो जाएंगे। यानी मंत्री को पावर रहेगी तबादलों की, क्लास सी और क्लास डी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 21 और 22 तारीख को जनवरी की एंटी चिट्टा ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन ग्राम सभाओं में चिट्टा से संबंधित विभिन्न सूचनाओं की समीक्षा, चिट्टे की लत में फंसे स्थानीय युवाओं के पुनर्वास सहित जितने भी विषय हैं उन पर चर्चा और जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इन एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं में अन्य विभागों के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाएंगे और ग्राम सभा में चिट्टा से संबंधित पंचायत की संपूर्ण जो मैपिंग है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश व्यापी जागरूकता जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसमें वॉकथॉन महत्वपूर्ण है। सरकार का जो वॉकथॉन करवाई जा रही है, इसमें स्टूडेंट्स, बच्चे सब भागीदारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि प्रदेश भर में जो है वो प्रीमियर लीग की तर्ज पर एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। इस टूर्नामेंट में कबड्डी, क्रिकेट और
जो वॉलीबॉल की स्पर्धाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। ये टूर्नामेंट ब्लॉक, जिला और जो स्टेट लेवल पर करवाए जाएंगे और जो विजेता टीम होगी उनको मुख्यमंत्री द्वारा इनामी जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि चिट्टा तस्करी और सप्लाई की चेन को तोड़ने के लिए बहुआयामी जो रणनीति है अपनाई जा रही है और सीएम ने शिक्षा विभाग को चिट्टे के दुष्प्रभावों के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में एक अध्याय शामिल करने के निर्देश दिए हैं। तो खबर इसमें यह है कि जो किताबें हैं बच्चों की स्कूलों में स्टूडेंट्स की, उसमें एक विषय चिट्टे के जो दुष्परिणाम हैं उसको लेकर के जोड़ने को कहा है। तो इसमें अब जब आगामी समय में जब किताबें बनेगी, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, तो इसमें एक जो ये सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं रहेगा कि इसमें एक विषय पर चिट्टे के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में बच्चों को स्कूल से पढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने पंचायत स्तर पर गठित नशा निवारण समितियों में ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्यों में भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिट्टा के खिलाफ अभियान में एफपीओ और महिला मंडलों को शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। तो इसमें खबर यह है कि ग्राम सभा होगी जी 21 और 22 तारीख को, हमने बता दी आपको डेट, और उसमें क्या तय किया जाएगा कि कौन जो गाँव हैं उसमें कितने लोग चिट्टा लेते हैं, उनका पुनर्वास करना है। तो इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। कोई चिट्टा अगर किसी ने, मान लीजिए कोई चिट्टा बेच नहीं रहा है, कि उसने गलती से चिट्टा ले लिया और चिट्टा लेने के बाद वो चाहता है कि पुनर्वास हो। देखिए, जो चिट्टा ले रहा है वो एक तो हो गया कि बेच रहा है और बार बार चिट्टा ले रहा है समझाने पर भी, वो तो फिर जेल में जाएगा। लेकिन किसी ने जाने अनजाने में चिट्टा ले लिया है और उसने अपना पुनर्वास करना है, वो बाहर आना चाहता है, तो उसमें सरकार मदद करेगी और सरकार ये मदद करेगी कि जो पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं उसमें भेजा जाएगा बच्चे को। तो इसमें छुपाने वाली बात है, कोई आपका बच्चा का चिट्टा लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी जानकारी ना दें, आप जानकारी दीजिए, पंचायत में जानकारी दीजिए, और ताकि जो है वो बच्चा वापसी आ सकें उससे। तो इसको अगर चिट्टा कोई ले रहा है तो वो आतंकवादी है या फिर बहुत बड़ा कह सकते हैं मुजरिम है, इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। जो तो बार बार ले रहा है, बार बार जेल भी चला गया है, वो तो फिर मुजरिम है, वो तो जेल जाएगा। लेकिन किसी ने जाने अनजाने में ले लिया है, उसको बाहर निकालना भी हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए ज़रूरी है जब ये ग्राम सभा होगी आगे 21-22 तारीख को, तो आप ज़रूर ये जानकारी दे दें कि जो भी गाँव में चिट्टा ले रहे हैं कोई भी व्यक्ति है, तो वो ग्राम सभा में डिस्कशन की जाए। पंचायत लेवल पर ही सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएगी फिर। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और इस दौरान सीएम ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। डेटा में प्राकृतिक खेती से संबंधित संपूर्ण विवरण का समावेश किया जाएगा और प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधार डाटा तैयार कर उसकी मैपिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में इस पद्धति से खेती करने पर बल दिया ताकि किसान अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकें। उन्होंने कहा कि वह प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से इस माह हमीरपुर में आयोजित होने वाले सम्मेलन में संवाद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश के बागवानों के प्रतिनिधियों और प्रगतिशील बागवानों के साथ आयोजित बैठक आयोजित की और इसमें सेब उत्पादन प्रदेश की आर्थिकी का जो प्रमुख साधन है, सीएम ने कहा है, और इसका संरक्षण व संवर्धन करना प्रदेश सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता भी है, कर्तव्य भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड से आयात किए जाने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाने से बागवानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय के सकारात्मक समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएंगे। वह केंद्रीय वित्त मंत्री तथा केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री से मुलाकात करेंगे और बागवानों के जो हित हैं और जो संरक्षण है उसका मामला प्रमुखता से उठाएंगे। बैठक में बागवानों के प्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। यानी जो न्यूजीलैंड से जो 50 से 25% कर दिया गया है जी आयात शुल्क, उसको कहीं ना कहीं दोबारा से उतना ही करने की मांग की जाएगी, क्योंकि जो अगर न्यूजीलैंड से सेब इतना बड़े मात्रा में यहाँ आता है इंडिया में, तो फिर जो यहाँ के बागवान उनको रेट नहीं मिलेंगे। तो सीएम ने कहा कि इस मसले को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बागवान नेता है वो आज इस बैठक में आए थे और जो ये बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आयात शुल्क जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसमें अब माफ़ी चाहूँगा घटाया जाना चाहिए, क्योंकि जो 50% से 25% किया गया तो इसको 50 से 100 मतलब माफ़ी चाहूँगा इसमें बढ़ाया जाना चाहिए आयात शुल्क। इसको 50 से 100% करने की बात प्राइम मिनिस्टर ने कही थी, लेकिन बढ़ाने की बजाय जो है वो कम किया जा रहा है, 25% किया गया है, और ये अच्छी बात नहीं है बागवानों के हितों से, क्योंकि प्रदेश में 6,000 करोड़ की आर्थिकी है। तो इस मुद्दे को सीएम ने कहा है कि वो केंद्रीय जो वित्त मंत्री है उनके समक्ष उठाएंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। तीनों बस अड्डों को लेकर टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही इन नए बस अड्डों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को इनकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। प्रदेश के जयसिंहपुर, बिलासपुर के मंडी भराड़ी और फतेहपुर में नया बस अड्डा बनाया जा रहा है।
इसके अलावा राज्य सरकार चंबा जिला में 13 करोड़ की लागत से एक मल्टीपल कार पार्किंग भी बनाने जा रही है। इस पार्किंग के निर्माण को लेकर भी जो टेंडर हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जहां पर वाहनों को पार्क करने की जगह मिलेगी, जिससे बाजार में जाम नहीं लगेगा। इसी तरह ऊना के हरोली में भी पीपीई मोड पर एक ऑटोमेटिक जो टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसको लेकर भी जो सरकार ने टेंडर है वो जारी कर दिए हैं। जल्द ही इसका भी निर्माण कर दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग ने राज्य के 16 जगहों पर बस ई चार्जिंग जो स्टेशन है वो भी स्थापित किए हैं, और जहां पर बसों समेत वाहनों को जो है वो चार्ज किया जा रहा है, ई वाहनों को। पूरे प्रदेश में 89 जगहों पर इन्हें लगाया जाना है, लेकिन अभी 16 जगहों पर लगाया गया है, बाकी जगहों पर प्रक्रिया जारी है। एचआरटीसी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों में प्रति किलोमीटर 12 से 13 रुपए का खर्च आएगा, जबकि डीजल गाड़ियों में यह खर्चा 25 से 30 रुपए का बीच बैठता है, यानी महंगा बैठता है डीजल वाला। ऐसे में अब एचआरटीसी के घाटे को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का जो प्रयोग है, ये डिप्टी सीएम ने कहा है, जो मंत्री भी इस डिपार्टमेंट के, कि हम अधिक से अधिक जो प्रयोग हैं वो इलेक्ट्रिक बसों का करेंगे। इसके अलावा एचआरटीसी की वर्कशॉप में इन दिनों स्पेयर पार्ट के लिए पैसा नहीं है, जिससे कि पार्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसे में स्पेयर पार्ट को लेकर भी सरकार ने 6.2 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, और ऐसे में बहुत जल्दी स्पेयर पार्ट भी जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मंडी और शिमला वर्कशॉप को बेहतर बनाने के लिए नाबार्ड से 13 करोड़ 28 लाख रुपए की जो राशि है वो भी जारी कर दी गई है। डिप्टी सीएम ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बातें कही है। इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आज पत्रकारों से बातचीत की है। एक जो बयान था उनका वो तो हमने बता दिया है, लेकिन जो उनका डिपार्टमेंट का बयान है वो बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 2 आधुनिक और प्रभावी तकनीकों वाले जो सीमेंट, ग्राउंडेड बिटुमेंस, मैकाडम और जो स्टेबलाइज्ड वेस्ट लेयर तकनीक को परीक्षण के लिए चुना गया है। शुरुआत में इन तकनीकों का जो प्रयोग है वो शोगी महली सड़क पर किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य में लगभग 35,000 किलोमीटर सड़कों का जो रखरखाव करता है, और सड़क गुणवत्ता सुधारने तथा हर मौसम आगामी समय में और बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सरकार ने फिर 2 संस्थान डिनोटिफाई किए हैं। प्रदेश सरकार ने शून्य दाखिले होने पर शिमला के दुर्गम क्षेत्रों में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI डोडरा-क्वार और देहा को तत्काल प्रभाव से डिनोटिफाई कर दिया है। यहाँ पर 0 यानी एक भी व्यक्ति आया नहीं जी अपना एडमिशन करवाने। इन दोनों संस्थानों में सृजित और सभी पदों को समाप्त करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सचिव तकनीकी शिक्षा इस डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं कदम संदीप बसंत, उनकी ओर से इस संबंध में जो ऑर्डर्स हैं अधिसूचना जारी कर दी गई है। ITI डोडरा-क्वार में कुल 26 पद और जो ITI देहा में 25 पद समाप्त किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि डोडरा-क्वार का कोई भी बच्चा, देहा क्षेत्र का कोई भी बच्चा जो है वो ITI में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे राज्य के अन्य नज़दीकी सरकारी जो ITI संस्थान है वहाँ पर जो है वो दाखिला आसानी से मिल जाएगा, और जो हॉस्टल की सुविधा है वो भी उसको वहाँ पर दे दी जाएगी। लेकिन 0 अगर वहाँ पर है ही नहीं है, कोई बच्चा कोई आ ही नहीं रहा, तो उसको चलाने का औचित्य नहीं बनता है। इसके अलावा एक रोचक खबर है जी, राज्य चुनाव आयोग इसमें जो है वो माफ़ी चाहूँगा, जो हमारा हमीरपुर जो हमारा राज्य चयन आयोग है हमीरपुर, उसमें जो पोस्ट कोड 25,001 हैं यानी TGT आर्ट्स भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित छंटनी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार परीक्षा प्रणाली में कई सख्त बदलाव किए गए हैं, ताकि परीक्षा में नकल की किसी भी आशंका की कोई पूरी तरह जो वो जब आशंका ही ना हो नकल की कोई भी। नए दिशा निर्देशों के तहत किसी अभ्यर्थी के हाथ या पैर पर मेहंदी पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के अनुसार मेहंदी के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में बाधा आती है, और चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी जितने भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो एडमिट कार्ड के माध्यम से स्पष्ट रूप से जारी कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल हमीरपुर में आज अचानक आग लग गई, और आग स्कूल की टॉप फ्लोर पर लगी, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। स्कूल में इन दिनों छुट्टी है, गनीमत है कि बच्चे नहीं थे, हालांकि छत पर आग लगी तो छत में जो है आग जला, छत जला तो उससे नुकसान हुआ है आग से, लेकिन कोई वहाँ पर हताहत होने की खबर नहीं है, ना ही कोई चोटिल हुआ है, तो ये अच्छी खबर है जी। जो चोटिल नहीं हुआ है, गनीमत रही है ये वाली। बाकी जिस प्रकार दुखदाई जो आगजनी घटना हुई चिंता का विषय है। वहीं सोलन जिला के अर्की बाजार में पिछले कल हुई आगजनी में आज सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बहुत दुखद घटना हुई कल अर्की में जी, जिस प्रकार से आगजनी हुई है। इस दौरान एक और शव मिला है, और आज 5 लोगों के जो जले हुए अवशेष है वो भी मिले हैं। शक विशक्त हालत में जो है वो होने की वजह से पहचान नहीं हो पाई है। वहीं 5 लोग अभी भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं, जिनके लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, नेपाल के 2 परिवार समेत 2 परिवार थे नेपाल के, इसमें 5 बच्चों समेत 2 महिलाएं और 2 पुरुष मलबे में दब गए थे। अब जो बच्चे हुए हैं उसमें लोग कुछ तो निकाल दिए गए हैं, जो बच्चे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
इसके अलावा जिला बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई में बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा एक मालवाहक वाहन को रोककर लूटपाट और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने ट्रक चालक और उसके जो भाई है उसके साथ मारपीट की है, बल्कि वाहन इसके अलावा मारपीट तो की है, वाहन के कैबिन में रखा हुआ जो 80,000 रुपये था वो भी नकदी जो है वो लूट के चले गए। पुलिस को दी शिकायत में बिहार के रहने वाले उपेंद्र चौधरी ने बताया कि वह अपने भाई सत्येंद्र चौधरी के साथ एक ट्रक जो है वो ग्वालथाई से सरिया लोड कर अपने गंतव्य स्थान को जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों ने उनका वाहन को रोका पहले जबरन, उसके बाद जो है बदमाशों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की जिससे उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं। और मारपीट के बाद हमलावर जो है वो गाड़ी के कैबिन में रखे 80,000 रुपये को लेकर के जो है वो फरार हो गए और पुलिस उनकी अब जो है जो वो व्यक्ति थे उनकी अब तलाश कर रही है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। इंद्रदेव बरस जाएं, मेहरबान हो जाए। प्रदेश में ड्राई स्पेल का जो अब समय है वो 2 महीने से अधिक हो गया है लगभग। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार 16 जनवरी से मौसम फिर खराब बताया जा रहा है। 16 जनवरी को किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू के साथ शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 18 जनवरी तक मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। फिर 19 तारीख को प्रदेश में जो पहाड़ों के साथ साथ मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी मौसम खराब रहेगा। तो उम्मीद है जी 16 तारीख के बाद मौसम खराब होगा और इंद्रदेव मेहरबान होंगे, तभी किसान बागवान जो अपनी फसलें हैं वो लगा पाएंगे। बहुत सारे किसान बागवान परेशान हैं, जो बागवानी 6,000 करोड़ की बागवानी है, तौलिए करने हैं लोगों ने, खाद डालनी है, स्प्रे करनी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में जो एक कहीं ना कहीं बर्फबारी के अब संकेत आए हैं 16 के बाद, तो उम्मीद कर रहे हैं लोग कि अब जो बारिश है वो हो जाए, इंद्रदेव बरस जाएं किसी तरीके से। तो ये 16 से 19 तक बताया जा रहा है जी मौसम खराब है। 19 को ज़्यादा खराब है, 16 को भी अधिक खराब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू के ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा एक खबर हमारे पास और है जी। कर्मचारी, पिछले कल हमने खबर बताई थी आपको हिमाचल दस्तक पर, 11 कर्मचारी पुलिस के वो टर्मिनेट किए गए हैं, नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। अब जो बचे हुए 49 कर्मचारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं उनको भी सरकार टर्मिनेट करने जा रही है। सूचना ये है कि डाटा मंगा लिया गया है। चिट्टे के मामले में जितने भी कर्मचारी संलिप्त है उन पर सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बीते कल 11 कर्मचारी जो पुलिस के थे, जिसमें कांस्टेबल थे, जो भी अलग अलग बटालियन में थे पुलिस कांस्टेबल्स, तो उन पर बड़ी गाज गिरी है। और सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है और होनी भी चाहिए ऐसी कार्रवाई। जो चिट्टा बेच रहे हैं, चाहे वो पुलिस का जवान हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। दूसरा, सस्पेंड करने से कोई भी जो है वो ये सीख नहीं लेते हैं, इनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। सूचना ये कि जो 49 के लगभग कर्मचारी अभी भी जो जानकारी हमारे पास है वो संलिप्त पाए गए हैं, इनका रिकॉर्ड मांगा गया है। बहुत जल्दी इन पर भी गाज गिरने वाली है। इनमें से भी अधिकतर कर्मचारी टर्मिनेट होंगे, ये महत्वपूर्ण खबर है। चलिए जी, जो बड़ी खबरें थी आज हमने आपको बता दी सारी खबरें। और पंचायत चुनाव जो डेट है, सरकार चाह रही है कि अप्रैल माह में चुनाव, अब कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है, क्योंकि अब हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। चारा एक ही है, जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई है कुछ दिनों के बाद, उस कैबिनेट बैठक में 19 तारीख को संभावना है कि उस दिन जो है वो सरकार ये तय कर लेगी कि हमने जो है चुनाव अप्रैल में करवाने हैं या फिर हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो इसमें जो कानूनी राय है वो ली जाएगी, लेकिन अब जो सूचना हमारे पास है वो ये कि अप्रैल माह में सरकार चुनाव करवा सकती है, अगर जो है वो इसमें कानूनी राय ये नहीं आती कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए एक बार। क्योंकि इसमें सरकार थोड़ा सा, इसमें मंशा ये थी कि जब डिजास्टर एक्ट लगा हुआ था तो फिर इस प्रकार का फैसला आना थोड़ा सा सरकार के लिए हैरानगी की बात थी। लेकिन अब बात वही है, जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया वो सर्वमान्य है, वो मानना पड़ेगा। तो ऐसे में अब चारा केवल एक ही है, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए या फिर दूसरा फिर क्या कह सकते हैं आप, अप्रैल में चुनाव करवाइए। तो ये चीज़ें हैं जी। बाकी जो बड़ी खबरें थी हमने आपको बता दी है। जो ये आपको मैंने खबर बताई तबादलों से बैन, इसमें खबर यही है कि क्लास सी, क्लास डी, JOIT, क्लर्क, इसके अलावा PN वगैरह, उन सब के तबादले होंगे सब डिपार्टमेंट्स में। लेकिन जो शैक्षणिक सत्र हैं, जो टीचर्स हैं, उनके तबादले अभी नहीं होंगे, क्योंकि अभी देखिए चला हुआ है शैक्षणिक सत्र, तो ये उनके तबादले बाद में होंगे। तो 31 मार्च तक तबादले हो सकेंगे, या सरकार ने डिसीजन ले लिया है। तो बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।